ديري كشر إحساس كشمير. नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रावलाकोट में अवाम पर पुलिसिया तशद्दुद। गिलगित बल्तिस्तान में थम नहीं रहा है सैलाब का कहर। और श्रीनगर में डिजिटल J&K वीक 2022 का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर रोज अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अवाम के पास उनसे निपटने के लिए एहतजाज का ही वाहिद सहारा बचता है। इसी का नतीजा है कि मुख्तलिफ अजला में इन दिनों धरने का दौर जारी है। रावलाकोट शहर का शुमार भी इन्हीं में से एक है। यहाँ बिजली कटौती, आटे की सब्सिडी, बढ़ती महंगाई और बुनियादी मसलों के हल के लिए अवाम कई रोज से सड़क जाम करके बैठे हैं। पहले तो इंतजामिया और फिर ISI के जरिए इन्हें समझाने और फिर डराने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद क्रैकडाउन का फैसला लिया गया। क्या रहा इसका नतीजा, आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। नाम निहाद आजाद कश्मीर पाकिस्तान की गुलामी में जकड़ा हुआ वो खित्ता है जिसका पाकिस्तान मालिक बना हुआ है। यहाँ छोटा बड़ा हर फैसला इस्लामाबाद के गद्दी पर बैठे हुक्मरानों और रावलपिंडी में बैठे फौजी जनरलों के हुक्म पर होता आया है। इसलिए अवाम अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज करते नजर आते हैं। जो भी बगावत होती है वो आज़ादी के मतवाले कौम परस्तों और आम लोगों के जरिए ही होती है। ये कौम परस्त अक्सर अवाम को अपने हुकूक के लिए बावर करवाते भी नजर आते हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से रावलाकोट और उसके आसपास जैसे थोराट के इलाके में मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज चल रहा है, जिसे ख़त्म करवाने में मकामी पुलिस ही नहीं बल्कि ISI भी
नाकाम रही है। ऐसे में एक रोज रात के अंधेरे में इन पर लाठी चार्ज किया गया और फिर आंसू गैस और आखिर में गोलियां चलाई गई। अवाम अपने हुकूक के लिए निकल रहे हैं तो उन्हें उनके खिलाफ मुकदमात और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये तशद्दुद का रास्ता, ये मुकदमात बनाकर लोगों को जो हरासा किया जा रहा है, ये अवामी तहरीक को रोक नहीं सकता, बल्कि इससे अवामी तहरीक मज़ीद मुनज़्ज़म और मजबूत होती है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का छोटा लेकिन ख़ास शहर रावलाकोट गुज़िश्ता कई दिनों से आईएसआई मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। दिन दहाड़े इस्लामाबाद हुकूमत और आईएसआई को चोर ठहराते मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों के ये जियाले इन दिनों इतने नाराज़ हैं कि यहाँ हो रही नापाक सरगर्मी के लिए पाकिस्तान को ही मुरीदे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। भले ही यहाँ बड़ी तादाद में अवामी मजमा नहीं लगा हो, लेकिन दिन हो या रात अवाम का मुसलसल यहाँ डटे रहना इस बात की अक्कासी है कि ये लोग आर पार की जंग पर आमादा हैं। दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि हम हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ाएं, उनसे मिन्नत करें, समाजत करें और उसके बदले में थोड़ी सी चीजें हम मराहत ले लें। और एक तरीकाकार ये है कि हम उनके खिलाफ बगावत करें, लड़ें, और लड़ना हमारा हक है, इसलिए कि हम कोई नाजायज बात नहीं कर रहे हैं। रावलाकोट शहर एक तवील अरसे से आज़ादी की सरगर्मियों का गवाह रहा है। यहाँ के अवाम, ताजिर, तुलबा, वकला और तमाम दानिश्वर इस खित्ते को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। इन कौम परस्तों से डरी हुई आईएसआई इन्हें एहतजाज करने से भी रोकना चाहती है। इसलिए रात में यहाँ इस तरह तशद्दुद बर्पा किया गया। दरअसल उसे अवामी इजलास खत्म करने का कोई वाजिब बहाना समझ में नहीं आया, तो उसने फरमान जारी किया कि ये एक अहम रास्ता है और यहाँ पर कौम परस्तों के बैठने से आसपास जाम लग रहा है, इसलिए फौरन ही ये धरना खत्म किया जाए, नहीं तो इन्हें जबरन यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन इस गिदड़ भपकी से ये जियाले डरने वाले नहीं हैं। ये पुलिस वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये नीचे आंसू कैसे कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गुंडागर्दी हम नहीं मानते भाई। हम लोग इधर मर जाएंगे लेकिन रोड नहीं खोलेंगे, मर जाएंगे रोड नहीं खोलेंगे। बेशक पंजाब पुलिस आती है, बेशक मुजफ्फराबाद से पुलिस आती है, 10,000 पुलिस वाले आते हैं, 50,000 पुलिस वाला आता है, लेकिन हम लोग ये खड़ में रोड छोड़ के नहीं जाएंगे। हम इधर ही रोड बंद रखेंगे, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। ये पुलिस वालों ने हमें पत्थर मारे, आंसू गैस मारी है, फायरिंग की है हमारे ऊपर, लेकिन ये जो हमारी नौजवान नस्ल है यहाँ पे खड़ी है, खड़ी रहेगी भाई। पाकिस्तान हुकूमत और फौजी जनरल हर महाज पर कश्मीरियों का खैर ख्वाह बनने का कोई भी मौका कभी नहीं गंवाते। चाहे कोई भी बैनुल अक़वामी फोरम हो, कश्मीर पर चर्चा करना इस्लामाबाद वालों के लिए सबसे ज़रूरी होता है। हालांकि अपने कब्जे वाले कश्मीर में, जिसे उसने नाम निहाद आज़ाद कश्मीर का तमगा दे रखा है, वहाँ के अवाम को भला उसने क्या आज़ादी दे रखी है, ये इस बात से ही जाहिर होता है कि अवाम को अमन भरे तरीके से भी एहतजाज करने का हक वो उनसे छीन लेना चाहता है। ये भला कैसी जमहूरियत है, ये कैसा निज़ाम है और ये कैसे लोग हैं जो इस तरह का दोहरा रवैया रखते हैं। पाकिस्तान से बेशुमार रिश्ते होते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आका और गुलाम का रिश्ता नहीं हो सकता। ये किस सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। अगर तुम्हारे इस्लामाबाद के महल्लात रोशन होंगे, मुझे अंधेरा में रखोगे तो ऐसी मसावत नहीं चलने देंगे, ऐसी हम बराबरी का तल्लक रखेंगे।
हम भाईबंदी का ताल्लुक रखेंगे, आका और गुलाम का ताल्लुक नहीं रखेंगे। जिस तरह से कौम परस्तों का एक ग्रुप इस तरह बिना डरे कई दिनों से तमाम तरह की हुकूमती ज्यादतियां और पाबंदियां बर्दाश्त करते हुए मैदान में डटा हुआ है, उससे हुक्मरानों और एजेंसियों की रातों की नींद नदारद हो चुकी है। कोई भी हरबा, कोई भी दबाव, कोई भी चालाकी इस वक्त काम नहीं आ रही है। जिस तरह से इन लोगों का साथ देने और भी जमातें और कौम परस्त सामने आ रहे हैं, उससे आज़ादी के इन मत वालों का हौसला आसमान छूने लगा है। इंक़िलाब की राह हमारी है, आज़ादी की राह हमारी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को अपने हक के लिए इतनी जद्दोजहद करता देख वाकई उनके हौसले की दाद देनी होगी। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। इन दिनों इंतजामिया की ऑनलाइन खिदमात के बारे में लोगों को बावर करवाने के लिए अक्सर बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया मंसूबे की कामयाबी के बाद डिजिटल J&K के जरिए आम आवाम के दरवाजे तक सहूलियात पहुंचाने पर अमल किया जा रहा है। साथ ही इन सहूलियात के बारे में बताया भी जा रहा है। इसके लिए श्रीनगर में डिजिटल J&K वीक 2022 का एहतमाम किया गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए डिजिटल इंडिया का बुनियादी मकसद जनता को सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध करवाना है। मौजूदा वक्त में जदीद तरीन आलात यानी स्मार्ट डिवाइस के जरिए आपस की दूरियां मिटती जा रही हैं। घंटों का काम मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स में पूरा किया जा रहा है। ऐसी रफ्तार भरी जिंदगी में लोगों तक तमाम छोटी बड़ी सरकारी सहूलियात मुहैया करवाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमे भी पीछे नहीं हैं। इसके लिए अब सरकारी दफातर मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और खिदमात सेंटर्स के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों को डिजिटल सर्विसेज के बारे में बेदार किया जा रहा है। इस सम्त में श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में डिजी वीक नामी हफ्तावार डिजिटल मेले का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। ये वीक इसीलिए बनाया गया है जैसे अगर पब्लिक अवेयरनेस हो जाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नियर अबाउट 16 डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेवेन्यू हैं, सोशल वेलफेयर्स हैं, लेबर हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं, JK बैंक है। ये लोगों को बता रहे हैं मतलब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल स्कीम्स हैं जिसके अंदर आपको ऑफिसेज नहीं आना पड़ेगा डेली बेसिस। इंतजामिया की जानिब से अवाम को ट्रांसपेरेंट और कम वक्त में खिदमात की दस्तयाबी के लिए जरूरी है कि लोगों को इसकी पूरी जानकारी हो। इसके मद्देनजर LG ने लोगों में ऑनलाइन सहूलतों के बारे में बेदारी बढ़ाने के तरीकों को तफसील से बयान किया। अलग अलग महकमों की ऑनलाइन खिदमात से लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेटिव स्टॉल्स कायम किए गए। हर एक सिटीजन J&K में डिजिटली एम्पावर्ड हो और उसको पता हो कि वो डिजिटल सर्विसेज जो अवेलेबल है आज के दिन में वो किस तरह से लेनी है। अभी भी लोग दफ्तर के चक्कर लगाना चाहते हैं जबकि अब ज़रूरत नहीं रह गई है। आप नियरेस्ट खिदमत सेंटर से या कहीं से भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। मुस्बत तब्दीलियों से मिलने वाले फायदों का दायरा सिर्फ शहरों तक महदूद न रहे बल्कि मुख्तलिफ देही इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मिल सके, इसके लिए श्रीनगर से ऑनलाइन मंसूबों और खिदमात की मालूमात देने वाली गाड़ियों को फ्लैग ऑफ भी किया गया। यहाँ पर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लोगों तक अपनी खिदमात देने के लिए 16 अहम सरकारी महकमे सरगर्म अमल हैं। इसमें शामिल यहाँ के बैंकिंग सेक्टर में अहम किरदार अदा करने वाले J&K बैंक की तरफ से मुख्तलिफ देही इलाकों तक अपनी खिदमात पहुँचाने का काम जारी है। हमने एक काम किया है जो रूरल एरियाज है सर, वहाँ पे MP वगैरह 4G ये इतने स्पीड नहीं होती है, तो हम सर एक बेसिक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो 2G से भी कम बैंडविड्थ पे चलेगी। तो रूरल जो गाँव में लोग होंगे उनके लिए डिजिटल बैंकिंग बहुत आसान हो जाएगी। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ फेसलेस गवर्नमेंट की तरफ
कदम बढ़ाते हुए इंतजामिया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। लोगों को मुख्तलिफ स्कीम्स और सहूलियात की ऑनलाइन फराहमी के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए मालूमात पहुंचाने का काम भी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे मुस्तकबिल में सभी लोग डिजिटल सर्विसेज का भरपूर फायदा उठा सकेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों के मकीनों ने पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी की। इन मकामी लोगों ने 15वें आईनी तरमीम स्पेशल टूरिज्म अथॉरिटी, पाकिस्तान फौज की जानिब से जबरन जमीनों को हथियाने और बिजली की मुसलसल सप्लाई बनाए रखने के लिए एहतजाज किया। तहजीबुल हसन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान मरीन ने अपने सभी सूबों के तालिबे इल्मों के लिए कम से कम 6 वजीफे देना तय किया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को एक भी नहीं। यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान के गरीब तालिबे इल्मों के साथ नाइंसाफी है। शब्बीर मीर शिना ने ट्वीट किया है कि दरियाए हुंजा के किनारों पर गुजर बसर करने वाले सोनेवाल कबीले के लोग नदी की रेत से सोना निकालने का काम करते हैं। खादिम हुसैन ने बिल्कुल सही कहा था कि इस कबीले को साफ पानी और सैनिटेशन की सहूलियात भी दस्तयाब नहीं हो रही है। इन्फॉर्मेशन एंड PR रियासी ने ट्वीट किया है कि उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ने साबित कर दिया है कि ये एक तब्दीली इक़दाम है। मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही सौभाग्य स्कीम के जरिए हर घर बिजली सप्लाई के लिए कवर किया जा रहा है। इसके लिए इलाका मकीन वजीर आजम और महकमा बरकियात का तहे दिल से शुक्रगुजार है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि मिलिए प्लेबैक सिंगर जुनैद अहमद से। श्रीनगर के हब्बा कदल से आने वाले जुनैद जल्द ही नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्मकार ओनीर की अगली फीचर फिल्म से डेब्यू करेंगे। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ निजी कंपनियां MSME सेक्टर में तरबियत देने और सलाहियत बढ़ाने पर काम कर रही हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मुमताज हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक भारतीय गैंगरू अदालतों की तरफ से इंसाफ और मुनसिफाना ट्रायल न मिलने पर तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर हैं। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV और शहबाज शरीफ की हुकूमत सजा याफ्ता अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की हिमायत करके खुलेआम दहशतगर्दी का साथ दे रही है। ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद से पाकिस्तान और वहां का मीडिया तिल मिला गया है। आपको बता दें कि यासीन मलिक को कुल 9 मामलों में सजा सुनाई गई थी, जिनमें 2 मामले टेरर फंडिंग के थे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कायम अमन को देख नहीं पा रहा है। उसकी मुसलसल कोशिश है कि कैसे यहाँ के अवाम को भड़काया जाए, लेकिन अपनी इस कोशिश में पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पा रहा है। भारत में निचली जात वाला शहरी सदर बनकर भी इम्तियाजी सलूक का शिकार वज़ीर आज़म मोदी की अक़लियतों से बेजारी का एक और सबूत सामने आ गया। मोदी ने अलविदाई तकरीब में दिल्लत सदर को नीचा दिखा दिया। पाकिस्तान का प्राइवेट न्यूज चैनल 92 न्यूज भी सरकारी टेलीविजन PTV की तरह बेसिर पैर का एजेंडा चलाने और प्रोपागेंडा करने में पेश रहता है। इंटरनेट पर मौजूद एक छोटे से वीडियो क्लिप को लेकर पाकिस्तान का प्राइवेट न्यूज चैनल इस पर बेतुकी बातें बना रहा है। दरअसल ये बात साफ हो चुकी है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वीडियो के बीच से वो क्लिप हटा दी गई है जब PM मोदी ने सुबुकदोश सदर रामनाथ कोविंद की अलविदाई तकरीब में उनके अभिवादन का जवाब दिया। गिलगित बल्तिस्तान को यूं तो पाकिस्तान की गुलामी में रहने की बेशुमार कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी हैं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से यहाँ के लोग अक्सर कुदरती आफत से दो चार होते हैं, तो हुकूमती लापरवाही की वजह से यहाँ जानो माल का नुकसान बढ़ जाता है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ सैलाब का आना एक रूटीन बन चुका है, लेकिन हुकूमत इस पर जरा भी तवज्जो नहीं देती। इस साल भी मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की मुसीबत मुंह बाए नजर आ रही है।
ابھی بارش کا موسم ختم ہونے میں کافی وقت بچا ہے، ایسے میں سیلاب کا خطرہ اتنی جلدی دور ہونے والا نہیں۔ گلگت بلتستان میں اب ہر سال سیلاب کی شکل میں قدرتی تباہی دستک دینے لگی ہے۔ گلگت، ہنزا، دیامر اور اسکردو ضلع تو اس سے خاصے متاثر ہوتے ہیں۔ رواں سال بھی اب تک 2-3 بار ان ضلعوں میں سیلاب آ چکا ہے۔ مختلف علاقوں میں بہت سے لوگ دریا میں بہہ گئے، جبکہ بہت سے لوگوں کا قیمتی سامان بھی بارش کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس سمے حکومت نے عوام کو فوراً مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن 1.5 مہینے بیت جانے کے بعد بھی عوام مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہاں تو ہم 2-3 دن رہ سکتے ہیں نا، باقی ہم اس طرح کا سیلاب 2 دفعہ یہاں پہ آیا ہے، ہم اس طرح اپنی مدد ہم گھروں سے نکلے ہیں۔ گلگت بلتستان کے بہت سے علاقے تو خاصے دشوار گزار ہیں، اس لیے یہاں سیلاب کا قہر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گزشتہ مہینے گزر کے شیر قلعہ علاقے میں جو سیلاب آیا، اس میں سینکڑوں لوگوں نے اپنا مکان کھو دیا۔ اس کے بعد انہیں ٹینٹوں میں رکھا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ انہیں جلد ہی پکے مکان بنا کر ان میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیکن اب حکومت انہیں محض 3 لاکھ روپے کا معاوضہ دے کر ٹالنا چاہتی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں انہیں دیا جائے گا یا نہیں۔ حسن آباد ہنزا سے لے کے شیر قلعہ، یاسین 3، دیامر، بلتستان کے علاقے اور استور کے علاقے میں جس انداز سے ندی نالوں سے اور پہاڑوں سے بجلی گر کے اور گلیشیر پھٹ کے ایک تباہی کا منظر برپا ہو چکا ہے۔ ان حالات میں موجودہ ہمارے حکمرانوں نے بدقسمتی سے ان متاثرین کے لیے جن کے پورے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے 3 لاکھ روپے مقرر کیے ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کا قہر جتنا قدرتی ہے، اس سے زیادہ یہ حکومت کے کام کرنے کے طریقے سیلاب سے نپٹنے کی کھوکھلی تیاری اور مینجمنٹ میں گھور لاپرواہی کا ثبوت ہے۔ اگر ایکسپرٹس کی رائے پر نظر ڈالیں تو گلگت بلتستان میں سیلاب کے لیے قدرت کم، لیکن عوام اور حکومت کی لاپرواہی زیادہ ذمہ دار ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں درخت کاٹے جاتے ہیں، لیکن اس کی جگہ بہت کم تعداد میں نئے درخت لگائے جاتے ہیں۔ جہاں مقامی لوگ اپنی ضرورت کے لیے ایندھن کے طور پر لکڑی کاٹتے ہیں، وہیں ٹمبر مافیا پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس سازش کو انجام دیتا ہے۔ اس سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر یہاں ہمارے روڈ متاثر ہوئے ہیں، پانی کا نظام متاثر ہوا ہے، جتنے پل سے وہ سب ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہے، اور بجلی کل رات کو مطلب 6 دن کے بعد کل رات 10:30 بجے بجلی بحال ہوئی ہے، لیکن اب مطلب مکمل طور پر بجلی بھی بحال نہیں ہوئی ہے۔ ہر سال سیلاب سے اس علاقے سے درجنوں موت کی خبر آتی ہے، اور اس کے لیے حکومتی محکموں کی لاپرواہی اور اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لینے کی عادت ذمہ دار ہے۔ موجودہ وقت میں بھی ہنزا ویلی جیسے کئی علاقوں کا رابطہ دوسرے حصوں سے پوری طرح کٹ گیا ہے۔ مقامی عوام ہی نہیں، بہت سے علاقوں میں سیاح بھی پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں باہر نکالنے کی ابھی تک کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ راستے بند ہیں اور بھوکے پیاسے سیاحوں کو پتہ نہیں کہ انہیں کب کھولا جائے گا۔ ایسے میں سیاحوں کے ذمہ دار اہلکار سے آئے روز جھڑپ بھی ہو رہی ہے۔ جب سے یہ چوروں کی حکومت آئی ہے، اصلوں ہی بیڑا گرک کر دیا ان لوگوں نے ہمارا۔ تو پلیز ہماری آپ سے کوئی اگر مجھے کوئی سن رہا ہے، میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ان جاہلوں سے اتنا تو ہماری سیلف ریسپیکٹ کو تو سیو رکھے۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم ٹیکس پیڈ ہے، ہم ٹیکس دینے کے لیے آئے ہیں، ہم ادھر پیسے لگانے کے لیے آئے ہیں، یہ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں شریف شہریوں کو۔ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ابھی کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کیا بدتمیزی کی آپ کے ساتھ؟ وہ ایک کو انہوں نے کیپ بنائی ہوئی ہے، اوپر سے وردی بنائی ہوئی ہے، کبھی وہ مجھے کلاشنیں دکھا رہا ہے، کبھی وہ مجھے
आगे से डांट रहे हैं। हम इधर के सिटीजन शहरी हैं पाकिस्तान के, हमारा ये भी नहीं हक बनता कि ये हमारे साथ सीधे मुंह से बात कर सके। बहुत सी जगहों पर लोग जान हथेली पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दरअसल लैंडस्लाइडिंग का खतरा लगातार बना हुआ है और दरिया में पानी अचानक बढ़ भी सकता है। लेकिन ये लोग करें भी तो क्या? घरों में कोई कितने दिन तक कैद रह सकता है? और अगर बाहर नहीं निकलेंगे, कमाएंगे नहीं, तो भूख से वैसे ही मर जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सैलाब से तबाही का गम भुला सकते हैं अगर हुकूमत सच्चे मन से उनकी मदद करे, लेकिन उनके दिल में मदद का जज्बा नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा है। बहरहाल एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। कोरोना वबा के बायस मुल्क भर में छोटे बड़े सतह के कारोबार व तिजारत पर असर पड़ा था। कोरोना के बायस एहतियातन नाफिज लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर सड़क, गली और मोहल्ले में गुजर बसर करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स पर दिखा। ऐसे मुश्किल तरीन वक्त में उनके खाते में माली मदद भेजने से लेकर मुफ्त राशन मुहैया कराने जैसे न जाने कितने इक़दाम किए गए। इस दौरान एक खास मंसूबे का भी आगाज किया गया था जिसका फायदा अवाम को अभी तक मिल रहा है। कौन सा है वो मंसूबा और कैसे मिल रहा है रेहड़ी पटरी वालों को इसका फायदा, इसे जानने के लिए देखते हैं उधमपुर जिले से हमारी रिपोर्ट। बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के साथ मुल्क के तमाम रेहड़ी पटरी वालों यानी स्ट्रीट वेंडर्स को कोरोना वबा के दौरान आई मुआशी मुश्किलात से उभारने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए साल 2020 के जून माह में वजीर आजम की जानिब से शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को आसान शरह सूद पर माली मदद पहुंचाई जा रही है। उधमपुर में छोटे पैमाने के कारोबारी भी इस कौमी मंसूबे से मुस्तफीद हो रहे हैं जो कि आलमी वबा कोरोना के दौर से ही जारी है। कोविड के नाम बड़ी परेशानी रही, सारा बाजार बंद रहा, सारा सिस्टम बंद रहा, तो सरकार ने कई अच्छी योजनाएं निकाली। समान निधि योजना जो भी थी उससे हमने लोन लिया गवर्नमेंट से। पहले 10,000 रुपया दिया, फिर हमने वो क्लियर किया, फिर 20,000 दिया हमने और सामान डाला, इससे हमें बड़ा बेनिफिट हुआ। कोरोना वबा के सबब लगाए गए लॉकडाउन में एहतियातन लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी थी। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वजारत की जानिब से पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार चलाने में मदद के लिहाज से छोटी छोटी रकम को किस्तों में बतौर लोन देना तय किया गया ताकि रेहड़ी फेरी वालों का कारोबार भी चलता रहे और ये लोग मेहनत की अपनी कमाई से वक्त पर बैंक के कर्ज की अदायगी भी कर सकें। शायद यही वजह है कि ये लोग अपने लिए इस मंसूबे को काफी मददगार बता रहे हैं। ये स्कीम है जो हमारे लिए बढ़िया है क्योंकि हम सामान डालते हैं, उसका जो पैसा हमें मिलता है उसका सामान डालते हैं और काम हमारा जो उसमें बढ़िया चलता है। कई बार जब कोरोना शुरू हुआ तो हमारे पास कोई साधन नहीं था। जब हमें पैसे मिले तो उन पैसों को हमने सामान डाला और हमारा काम अच्छा चला। बात अगर अकेले जिला उधमपुर की करें तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत 365 लोकल स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार 10,000 रुपए लोन दिए गए थे, जिसे अब तक 40 स्ट्रीट वेंडर्स बैंक को अदा कर पाए। इन रेहड़ी